हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है प्राणियों में सृजनात्मक संगठन। ओवरऑल बता दूँ तो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं और मेनली हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेनली मतलब हमने देखो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बनती है कोशिका, हमने सेल्स पढ़ ली। नाउ अब टर्न आ गया है टिश्यूज़ का। और ऑर्गन्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि अपने जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरह से टिश्यूज़ का अरेंजमेंट है और कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। देखो, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें तो सोचना ही मत कि आपको टिश्यूज़ मिलेंगे। हाँ, आप बहुकोशिकीय में देखिए, आपको बहुकोशिकीय सेल्स वालों में टिश्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी वन सेल है, वो सेल ही एक है। जब सेल ही एक है तो वो टिश्यू कैसे बनाएगा? एक ही तो सेल है। सेल तो वही बनाएंगे ना जिसके जो टिश्यूज़ तो वही बनाएंगे ना जिसके पास मल्टीपल सेल्स होगी। बस सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, तभी तो जाके वो टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलो टिश्यू पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू 4 वर्गों में विभाजित है। जो टिश्यू है, जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। उपकला ऊतक जो अपनी उपकला बनाता है, अपर लेयर, चाहे से बाहर की बाउंड्री बना रहा हो चाहे से इनर लाइनिंग बना रहा हो, बाउंड्री बनाएगा। मैं समझाऊंगी अभी। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन रखेगा, कनेक्ट रखेगा। मस्कुलर मसल्स, पेशी ऊतक अपनी मसल्स की मूवमेंट में। और ये जी सब लास्ट तगड़ा तंत्रिका ऊतक, मतलब न्यूरॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर की उपकला ऊतक के साथ। इंग्लिश में से बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अभी तो ध्यान से सुनो, किस तरीके से अरेंज है ये, किस तरीके से अरेंज है। हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, हम इसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे, बट एक बार सुनो किस तरह से अरेंज है। ये मान लो बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, मैं बना रही पूरी। तो इसकी जो आउटर लेयरिंग है ना, वो भी एपिथेलियल की होगी। अपनी अपनी बॉडी की जो इनर लाइनिंग है वो भी इसी एपिथेलियल की होगी। सेम दिस साइड ऑल्सो, ये देखो, बाहर से भी इसी की कवरिंग होगी, अंदर से भी इसी की होगी। मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बाहर से कवरिंग, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, इसकी बाहर से कवरिंग होगी एपिथेलियल की ही, उपकलोतक से ही, देख रहे हो। और अंदर भी यही होगा कि अंदर से भी लाइनिंग। तो आप इसे क्या समझ रहे हो कि कहीं भी हो ये ऊतक वहाँ मिलेगा जहाँ पे इसको लाइनिंग बनानी है। और लाइनिंग तो पूरी बॉडी में है, तो मतलब ये पूरी बॉडी में मिलेगा अपन को, मतलब बिल्कुल मिलेगा साहब। बॉडी की आउटर साइड की लाइनिंग में भी मिलेगा, बॉडी की इनर साइड की लाइनिंग में भी मिलेगा। ये देखो, जैसे ये वाली लाइनिंग है एक्टोडर्मल लाइनिंग है, बाहर की साइड एक्टोडर्मल। ये जो अंदर पाई जा रही है ये वाली और ये वाली, ये मेसोडर्मल है, मेसोडर्मल लाइनिंग। और ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, देखो अंदर इनसाइड, एकदम इनसाइड, ये देखो लो बेटा एंडोडर्मल लाइनिंग है। बाह्य त्वचा, मध्यस्थ त्वचा और अंतः त्वचा। अब समझ में आ गया, मतलब हर ऑर्गन हो, ऑर्गन सिस्टम हो, उसकी आउटर लाइनिंग भी बनाएगा और इनर लाइनिंग भी यही बनाएगा। सबसे ज़्यादा वेरिएशन है इसके, पूरी बॉडी में मिलेगा। ये जो 4 लाइनें थी ना, ये मैंने क्लियर कर दी। ये जो इंट्रासेलुलर आधात्री बोल रहा है ना, ये यहाँ पे मैट्रिक्स। अब क्या है कि उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सिंपल और एक संयुक्त। मतलब अगर सिंपल ऊतक बोल रहा है तो मतलब ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उस पर ये एक ही लेयर है। ये कैसा है? सिंपल।
सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल, उपकला, उत्तक। और अगर मैं बोलूँ संयुक्त तो ये देख लो, आएगा आगे डिटेल में आएगा, चिंता ना को। बहुत सारी लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। ये क्या है? संयुक्त उत्तक है, संयुक्त उपकला उत्तक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं सरल उत्तक। सरल उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मेनली 3 भाग तो काफ़ी पॉपुलर हैं और चौथा भाग भी सुनो ढंग से। पहला शल्की है, ये देख लो ये अरेंजमेंट। दूसरा घनाकार है, ये देख लो ये रहा अरेंजमेंट। स्तंभाकार है, ये रहा। और पक्षमावधारी, ये लो साहब। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है मैं ये भी बताऊंगी भी। देखो जिस तरीके से इनके नाम है ना, जिस तरीके से इनके नाम है वैसी इनकी आकृति दे रखी है। शल की ये आकृति देख लो, पूरा एकदम शल की, देख लो देख लो, देख रहे हो? सबके पास केंद्रक है अपना। घनाकार मतलब घन के आकार का, देख रहे हो? इनके पास भी अपना अपना केंद्रक है। स्तंभाकार पिलर लाइक स्ट्रक्चर, देखो कितनी लंबवत है, देखो देख लो कितनी लंबवत है। और ये देखो ये स्तंभाकार है, लेकिन साथ ही साथ इनके पास पाया जाता है सीलिया। और मैं बता चुकी हूँ सीलिया क्या काम करता है। सीलिया होता है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट करवाएगा किसी चीज़ की। और लोकोमोशन, गति एवं चलन। सबसे पहले शल्की का देखते हैं कि शल्की कहाँ कहाँ पाई जा रही है। जो शल्की है वो कहाँ कहाँ मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले रक्त वाहिकाओं में, भाई ब्लड सेल्स हैं ये, तो देख लो अब आप खुद देख लो। ये लाइनिंग बनाएगा, क्लियर गई? फेफड़े के वायु कोश में, ये फेफड़े के वायु कोश है, इसकी इनर लाइनिंग बनाएगा, देख लो आप। ये देखो ये विसरण सीमा का कार्य करता है। विसरण मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का, पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। और अगर कुछ मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा हैं तो वे अंदर से बाहर की ओर गमन करेंगे। सेम इसी तरह अब ये वायुकोश में है, फेफड़ों में, इसका मतलब बाहर से क्या आएगा? बाहर से क्या आएगा? ज़्यादा क्या होगा? जब हम सांस लेंगे ज़्यादा क्या होगा? CO2, O2 अंदर की ओर आएगा और अंदर ज़्यादा क्या है? CO2, तो CO2 बाहर की ओर जाएगा विसरण विधि द्वारा। क्लियर गाइस? नेक्स्ट सेकंड है घनाकार, क्यूब जैसी दिखती है आकृति, ये देखो। कहाँ मिलेगा ये? कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा नेफ्रॉन्स की नलिकाओं में। नेफ्रॉन्स बताया था मैंने, याद हो तो। ये देखो कपनुमा संरचना होती है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, ये हैनले का लूप है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है और ये संग्राहक नलिका है। क्लियर गाइस? यहाँ पे ये मिलेगा घनाकार। क्लियर गाइस? इस तरह से घनाकार मिलेगी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इसका मुख्य कारण श्रवण और अवशोषण का है। देखो किडनी में आप अगर नेफ्रॉन पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि यूरिन फॉर्मेशन का रोल यहीं प्ले हो रहा है। और यूरिन क्या बाहर निकालने के लिए होता है, और अवशोषण के लिए क्या? यहाँ अवशोषण क्या होगा? यहाँ पे H2 अवशोषित होगा और कुछ आयन है इंपॉर्टेंट तो वो अवशोषित हो जाएंगे। ठीक है, वृक्कों में ये समीपस्थ वलयित, देखो देख लो आ गया। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है ना, मैं देखो इसको जूम करती हूँ, ये समीपस्थ जो नलिका है ना, इसमें ये पाया जा रहा है घनाकार। ये घनाकार पाया जा रहा है, बट कैसे? देखो ये इस तरह से मिल रहा है, पर इसमें कुछ सूक्ष्मांकुर लगे होंगे, ये देख लो सूक्ष्मांकुर, इस तरह से, ताकि जितना हो सके उतना अवशोषण करा दें। जैसे ये एक सेल बना के दिखा दूँ, एक सेल बना के दिखा दूँ, इस तरह से। ये लो सूक्ष्मांकुर, ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं।
ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि जितना हो सके अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आ गई बात समझ में कि ये जो सूक्ष्मांकुर है ये क्यों पाए जाते हैं? ये सूक्ष्मांकुर क्यों पाए जाते हैं? ताकि जितना हो सके अवशोषण की क्रिया कर ले, जितना हो सके अवशोषण की क्रिया करें। अवशोषित क्या करेंगे? जल करेंगे, कोई आयंस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ब्लड शुगर्स कर लेंगे ताकि वेस्ट जा नहीं पाए बाहर। भाई ब्लड शुगर निकलने लग जाएगी तो डायबिटिक वाला काम हो जाएगा ना। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा है? स्तंभाकार। नाम से पता चल रहा है पिलर जैसा, लंबा लंबा, छड़ी जैसा, छड़ी जैसा। और इसमें जो केंद्रक है ना इसकी बॉटम में मिलेगा। अच्छा, अब ये क्या काम कर रहा है? ये भी अवशोषण का ही काम कर रहा है और श्रवण का काम कर रहा है। ठीक है, अब चौथा पार्ट है कि पक्षमापधारी स्तंभाकार कोशिकाएं, लेकिन इन्होंने इसी में मिक्स कर रखा है। देखो क्या है, पक्षमापी मतलब सेल्स होगी ना, उन पे सीलिया होंगे। जो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो सीलिया, ये दिख रही है सीलिया, ये निकलते हुए। ये जहाँ भी होंगे ना वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ की गति करवाएंगे। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ है और मुझे वो आगे भेजनी है, तो ये क्या करेंगे? इस तरह से मूवमेंट करवाएंगे कि आगे की ओर धक्का दे देंगे इसको, आगे की ओर धकेल देंगे इसको। ये कहाँ मिलेगा? देख लो आप, अच्छे से देख लो ये कहाँ मिलेगा। पहला श्वसनिका, दूसरा डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी को जानते हो? डिंब वाहिनी कहाँ होती है जानते हो? जानते हो? नहीं जानते तो लो बता देती हूँ। ये मादा का जनन अंग का बना रही हूँ डायग्राम, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। यहाँ पे क्या है? अंडाशय। ये क्या है? डिंब वाहिनी। यहाँ की जो सेल्स होती है ना उसमें लगे रहते हैं सीलिया, ताकि जब वो प्रतिमाह क्या होता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है ना, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है। तो देखो यहाँ अंडा आया, फिर सीलिया ने से और पास कर दिया, फिर आगे और पास कर दिया, फिर आगे और पास कर दिया, फिर आगे और पास कर दिया, और यहाँ जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी सीलिया होते हैं। ये देखो सीलिया, मतलब कि स्तंभाकार सेल है इस तरह से लंबी लंबी, और फिर सीलिया है इस तरह से। समझ गए बेटा? इस तरह से स्तंभाकार सेल है और सीलिया है। ये क्या करते हैं? एग को प्रतिमाह जो अंडाशय स्रावित करता है, अंडोत्सर्ग करता है एक एग का, वो क्या करेंगे? इसे आगे पास ऑन करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, गर्भाशय की दीवारों तक ले आएंगे, यहाँ पहुँच जाएगा एक दिन, और ओवुलेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आज समझ में आ गया कि यहाँ पे भी है। तो कहाँ पाया गया? स्तंभाकार उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है? जहाँ जहाँ पे श्रवण और शोषण का काम होना है, जैसे आमाशय, स्टोमक, जैसे इंटेस्टाइन, उसके अंदर एकदम पूरा कवरिंग रहेगी, उसके अंदर की वॉल पे एकदम कवरिंग रहेगी। और दूसरा, अगर जिन पे पक्षमाप पाए जाते हैं वो कहाँ पाया जाएगा? श्वसनिका पे, ब्रोंकियोल और डिंब वाहिनी, इंग्लिश में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्त्रवण की विशेषताएं होती है। मतलब ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी कोशिका भी पाई गई है जो ग्लैंड्स के रूप में काम कर रही है। मतलब अच्छा, कौन सी? बोला होती है ग्रंथिल उपकला भी। मतलब कौन सी है? बोला कुछ घनाकार हैं और कुछ स्तंभाकार हैं इनमें से। अच्छा, बोला एक तो थी एक कोशिकी है, ठीक है, वन सिंगल सेल एक्सक्रीट करेगी, और एक बहुकोशिकी है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है। कुछ कोशिकाएं श्रवण के लिए पदार्थ कुछ बनाती हैं, एंजाइम वगैरह, और कुछ उसको स्रावित करवाती हैं। बोला ऐसा क्या? बोला हाँ। बोला तो एक कोशिकी सेल कौन सी है? बोला गॉबलेट सेल है। बोला गॉबलेट कहाँ होती है? बेटा ये आहार नाल में होती है। और बहुकोशिकी मतलब ये लार ग्रंथि। ठीक है, इस अकॉर्डिंग तो फिर बाद में ना मैडम लगे हाथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी समझा दो, चैप्टर 222 यही समझा दो। ऐसी बात थोड़ी ना होती है। देखो जो अंतःस्रावी होती है ना, उनको अपने स्राव के लिए, अपने श्रवण के लिए किसी प्रकार की नली की ज़रूरत नहीं होती है, नलिका विहीन होती है। लाइक इसका एग्जाम्पल है हार्मोन। बेटा हार्मोन्स चैप्टर 22 में डिटेल में है ये। बहिस्रावी कौन सी होती है? जिनको जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, डक्ट चाहिए बीच में, डक्ट चाहिए, इसमें अपना फ्लो करेंगे। भाई यहाँ से सेल निकाल रहा है कुछ और इस सेल में जाना है तो डक्ट है एक। बट अंतःस्रावी
भाई सिंथेसिस कहीं और हो रही है, जा कहीं और रहेगी ब्लड में घुल घुल के, और काम कहीं और करेगी जाके। तो अंतःस्रावी का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपनी, जैसे पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, ठीक है, वृषण, अंडाशय। और बहिस्रावी के एग्जाम्पल कौन कौन से हुए, जैसे श्लेष्मा, लार निकलना, कान में जो वैक्स होती है वो, तेल, दुग्ध, आमाशय के एंजाइम, ये सब इनको डक्ट चाहिए, और ये है बहिस्रावी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, चाहिए ही नहीं भाई साहब, चाहिए ही नहीं। अब आता है बहुस्तरीय या संयुक्त स्तरीय। अपन ने सिंपल वाला पढ़ लिया, देखो इधर, ये देखो सरल उपकला उत्तक पढ़ लिया, क्योंकि दो पार्ट थे, एक तो सरल उत्तक थे और दूसरा क्या था, संयुक्त उत्तक था। सरल उत्तक सिर्फ एक ही लाइन के बने, और संयुक्त बहुत सारी लाइनों के बने होंगे, बहुत सारी स्तर होंगी, बहुत सारी लेयर्स होंगी। देख लो, लगे हाथ देख लो। एक से ज़्यादा कोशिका स्तर मतलब बहुस्तर की बनी होती है, और इसकी तो जो भूमिका होती है वो सीमित है, मतलब इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस ये मजबूती देगा। भाई जो एक लेयर है वो कितनी फ्लेक्सिबल होगी, कितनी मूवमेंट वाली होगी, और एक आपने बहुत सारी लेयर का ढेर लगा रखा है, तो मजबूत होगी क्या? कोई भी चीज़ आर पार होने में भी बहुत 50 घंटे लगाएगी, आर पार होने में भी। भाई बाहर से कोई चीज़ अंदर जानी है तो पहले इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको करेगी, फिर जाके अंदर जाएगी। अंदर से कोई चीज़ बाहर आनी है, पहले इसको क्रॉस करेगी, फिर इसको करेगी, फिर इसको करेगी, फिर मतलब ये बहुत दृढ़ता देती है, जहाँ भी होगी वहाँ पे दृढ़ता देगी, मजबूती देगी, चाहे से वो स्किन हो, चाहे से बकल कैविटी हो, कुछ भी दृढ़ता देगी एकदम। और ये वाली एकदम सॉफ्ट है, ठीक है, मूवमेंट, लोकोमोशन। ओके, नेक्स्ट। अब क्या है, उपकला उत्तक, मतलब एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने के लिए कुछ जंक्शंस बताए गए हैं यहाँ पे। जंक्शंस देखो, संधि, इनके बीच में संधियाँ पाई जाती है। एक संधि है जो दृढ़ होती है, दृढ़ संधि, मतलब ये तो मतलब एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, ये देखो भाई, इनमें बातचीत होगी कि नहीं होगी? बातचीत भी तो होगी ना, काम कैसे करेंगे भाई? इसने सिग्लिन अपने आप को दी, इसको भी देगा, इसमें काम होगा, ये अपने आप इसको भी देगा। नाउ नेक्स्ट, हम जंक्शन पढ़ रहे थे, हम जंक्शन पढ़ रहे थे। तो ये यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, एक दूसरे से चिपकी हुई है। बड़ी चिपकी हुई कैसे, अटैच कैसे है ये एक दूसरे से, कैसे अटैच है, कैसे कम्युनिकेट कर रही है? जंक्शन के थ्रू। एक जंक्शन होता है जो टाइट होता है, दृढ़, दृढ़, ये अपने अंदर से, यहाँ से कोई चीज़ बाहर मुश्किल से जाना देता है, और यहाँ से चीज़ यहाँ पे बहुत मुश्किल से जाने देगा। हाईली, बहुत ही हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, एकदम एकदम अड़ गए, मतलब नहीं, क्यों जाओगे, मैंने दोनों सेलों को जोड़ रखा है इतनी मुश्किल से। इसका मतलब ये है कि बिना परमिशन के चल जाओगे, या तू ये बाहर से अंदर जा, तू अंदर से बाहर से जाना, मेरी मर्जी से जाओगे। एक होती है आसंजी संधियाँ, जो बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारी सी होती है, बहुत ही प्यारी सी होती है। क्या ये जाने देंगी? क्या ये जाने देंगी? एक दूसरे को आर पार होने देगी, बेटा जाओ, जिसको जाना है वो जाओ। और एक होती है अंतराली संधियाँ, ये जो नीचे कोशिका द्रव्य होता है ना, ये साइटोप्लाज्म होता है, और कोई कनेक्टिव टिश्यू होंगे, उनसे जोड़ने के काम आएगी ये रही, इधर इसको और इनको जोड़ने के काम आएगी। यहाँ पे कोई कोलेजन है, कोई कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, भाई कोई ब्लड वेसल्स हैं, उसको जोड़ देगी इस सेल से। भाई ब्लड वेसल जुड़ी हुई नहीं है कि अपनी स्किन से देखो, ब्लड वेसल नीचे की जुड़ी नहीं होगी क्या? कोई कोलेजन जोड़ना है तो वो ठीक है, जुड़े हुआ रहेगा, समझिए। तो मतलब जो दृढ़ संधि है, इसका मतलब कोशिका से अगर टाइटली अटैच है, टाइटली अटैच है, टाइटली अटैच, टाइटली एकदम दृढ़ रूप से अटैच है, तो उस संधि को बोलेंगे दृढ़ संधि। और अगर इस तरह से अटैच है, देखो मतलब जाने दे रही है, मतलब बस हुक्स का काम कर रही है, एक हुक यहाँ पे, एक हुक यहाँ पे, जिसको जाना है वो पार करते हुए चल जाओ, ये लो बेटा कोई बात नहीं। ये वाली कौन सी होगी? आसंजी। और एक संधि किस प्रकार की होगी? कोशिका है और कोशिका को जोड़ेगी यहाँ के बाहरी आधात्री से, यहाँ से। अब यहाँ पे चाहे ब्लड वेसल्स जा रही हों, चाहे कुछ भी जा रही हों, ये इसको और इनको जोड़ेगी,
और ये कहती है अंतराली संधियाँ। ठीक है, मतलब बाहर से, मतलब ब्लड वेसल्स देखो इधर से जोड़ देगी, अंदर चल जाओ भाई जिसको जाना है, और यहाँ से बाहर। अब ऐसा मत सोचना कि एक सेल में ये तीनों के तीनों ही जंक्शन मिलेंगे, ये भी मिलेंगे, ये दृढ़ भी मिलेगी, आसंजी भी मिलेगी, और नहीं, डिपेंड करता है किस जगह पे दृढ़ संधि बनानी है, किस जगह पे आसंजी बनानी है, और किस जगह पे अंतराली बनानी है। ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ दृढ़ बनानी है, कि कहाँ भी कुछ भी परिमेबल नहीं होने देना, कुछ भी आर पार नहीं होने देना, वहाँ पे कौन सी मिलेगी, वो जगह अलग है। टेस्टमोसोम जहाँ पे आर पार होने देना है चीज़ों को, वो जगह अलग है, और अंतराली वो जगह अलग है। और एक और आती है प्लाज्मोडेस्माटा, वो प्लांट्स में मिलेगी, डेस्माटा, ये प्लांट्स में मिलती है बेटा, ये आपको नहीं दे रही क्योंकि एनिमल पढ़ रहे हैं ना अपन। तो ये हो गया हमारा एक उत्तक कंप्लीट, जिसका नाम था उपकला उत्तक। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे संयोजिक उत्तक, ये वाला करेंगे। फिर आज ये वाला हो गया है, नेक्स्ट ये वाला करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।